इसमें वो जो लेक्चर का पहला पार्ट है वहाँ पे वो ब्रेक आ गई थी उसमें। अब यहाँ से ही दोबारा स्टार्ट करते हैं। यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि डेल्टा डब्ल्यू मीन के स्मॉल वर्क डन, अगर कोई किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में वॉल्यूम में चेंज आता है तो स्मॉल वर्क डन जो है वो इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये सिंपल फार्मूला है। इसमें जो बात याद रखनी है वो ये है कि इसमें प्रेशर चेंज होता है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम चेंज होता है। इसी फार्मूले को हम इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीग्रल की फॉर्म में भी, कि अगर आपके पास फाइनाइट चेंज हो, ये इन्फिनिटेसिमल चेंज थी पहले, अब वो कहता है कि फाइनाइट चेंज के लिए आप इसी फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रल की फॉर्म में इंटीग्रेट कर लेते हैं ओवर द ऑल स्पेस। अब उसने यहाँ पे एक पीवी डायग्राम जो है ये भी बनाई है, और इस पीवी डायग्राम की मदद से भी जो वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से जो वर्क डन हुआ है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की है। मसलन इस पहले फार्मूले में आप गौर करें, उसने जो वर्क डन का फार्मूला है उसके अंदर ये एक सिस्टम है जिसका प्रेशर P1 है और फिर वो प्रेशर P2 हो जाता है। प्रेशर कम हुआ है तो उसका वॉल्यूम बढ़ा है V1 से V2। तो ये जो इसका पीवी डायग्राम है, या ये जो उसकी पीवी कर्व है, इसके नीचे जो एरिया है वो हमें एक्चुअली देगा वर्क, क्योंकि वर्क जो है वो एरिया के बराबर होता है। और वो एरिया हमें कैसे हासिल होता है, जैसे हम किसी भी ग्राफ के इनसाइड जो है वो एरिया अंडर द कर्व जो है वो एरिया उसका इंटीग्रल होता है। अब इस सूरत में वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है और एरिया जो है उसमें एरिया मालूम करने के लिए उसने ये फार्मूला इस्तेमाल किया है। मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों की। एरिया जब भी किसी फंक्शन का आप इंटीग्रल लेते हैं तो उस फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसके नीचे जो एरिया होता है वो इंटीग्रेट करने से हासिल हो जाता है। मौजूदा सूरत हाल में भी आप गौर करें, यहाँ पर इसमें एक फंक्शन है p और dv के ऊपर आपने इंटीग्रेट किया गया है। ये है वेरिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू v, यानी इसमें v इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे और p जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे ले करके उसने कैलकुलेशन की हुई है। इसी तरह से यहाँ पर वॉल्यूम प्रेशर P1 है जो स्मॉल है, और फिर उसे प्रेशर P2 जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इससे वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है गैस का। और तो ये ऐसा करने के लिए हमें पता है कि गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा, और इसमें वर्क डन जो है जब आप गैस कंप्रेस करेंगे तो वर्क जो सिस्टम के ऊपर होगा और वो वर्क जो है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे उसने उसको नेगेटिव एरिया के तौर पे शो किया हुआ है, क्रॉस हैचिंग कर करके उसने शो किया कि ये नेगेटिव एरिया है, नेगेटिव वर्क एरिया। इसी तरीके से एक और पीवी डायग्राम भी उसने कंसिडर की है, और उस पीवी डायग्राम में भी उसने वर्क शो किया है। इसमें कांस्टेंट प्रेशर है, और कांस्टेंट प्रेशर जो है उस P1 से वॉल्यूम उस कांस्टेंट प्रेशर को V2 हो जाता है। उस दौरान वर्क डन जो है वो भी एरिया होगा, और ये नज़र आ रहा है कि ये एक रेक्टेंगल बन रही है, और इस रेक्टेंगल का एरिया जो होता है ये हाइट ऑफ द रेक्टेंगल जो कि प्रेशर के बराबर है,
और वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2 से V1 या V1 से V2, तो V2 माइनस V1 जो है ये, और प्रेशर जो है पॉजिटिव, तो ये टोटल वर्क डन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। इस तरह से अगर कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कांस्टेंट प्रेशर वाली सिचुएशन होती है तो डायरेक्ट फार्मूला जो है वो ये बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप लेक्चर के दौरान ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, जिस तरह यहाँ पर एक प्रॉब्लम है उसने कि एक आइडियल गैस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस उस गैस के साथ होता है, यानी टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है और एक्सपेंड करती है एट टेम्परेचर T। इट्स वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डज द गैस डू, तो वर्क गैस किस तरह करती है। तो उसके लिए उसने एक जनरल फार्मूलिज़म से ये फार्मूला ये डिटरमिन करने की कोशिश की है, और वो फार्मूला देखने क्या बना है कि अगर आपके पास ये सिचुएशन हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, तो उसमें वर्क डन जो है वो W बराबर होता है nR2 इंटू log ऑफ V2 ओवर V। अच्छा, अब हम डिस्कशन को आगे लेकर के चलते हैं। उसके लिए हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट कंसिडर करना है। स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन इस बात की तरफ एस्टिमेशन है कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस हो, आप ये देखना चाहते हैं कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर आपने राइज़ करना है। फ़र्ज़ किया आपने उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज़ करना है, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या तमाम जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, कार्बन है, एलिमेंट का कार्बन मेटल है, इस तरह से जो बाकी मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंस हैं, उसमें कंपाउंड्स भी शामिल हो सकते हैं, गैसेस भी हैं, सारे हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो हीट है, हीट की जो अमाउंट है वो सब सब्सटेंसेस के लिए एक जैसी है या मुख्तलिफ है। तो इस आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए आम तौर पे हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, और हीट कैपेसिटी की सिंपल डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर आपके सामने है, C प्राइम इज़ इक्वल टू Q ओवर डेल्टा T। यानी हीट कैपेसिटी देखने के लिए उसने सिंपली ये कहा कि जो टोटल हीट किसी बॉडी को आपने दी और जितना उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, तो सिंपली आप उस टोटल हीट को टोटल टेम्परेचर के ऊपर डिवाइड कर दें, तो आपको ये आइडिया होगा कि 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री C या जो भी आप यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, कितनी हीट चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसको इसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब हीट कैपेसिटी के साथ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो स्पेसिफिक हीट का है। स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी बॉडी उसकी जो अमाउंट है, जो आमतौर पे मैस की टर्म्स में मालूम की जाती है या मेजर की जाती है, तो हीट कैपेसिटी जो आपने अभी ऊपर डिफ़ाइन की है
उसको आप वो जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आपने वो हीट कैपेसिटी मालूम की है और उसके मास के ऊपर डिवाइड कर दें, तो इससे हमें मिलेगी हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, यानी पर किलोग्राम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इस लिए यहाँ पे सी स्मॉल की सिंबल उसने यूज़ किया आपकी किताब में, और सी प्राइम ओवर एम। सी प्राइम जो है वो Q ओवर डेल्टा टी है, तो उसकी वैल्यू पुट की तो Q टोटल हीट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जो चेंज हुआ है उस हीट को, टेम्परेचर जो चेंज हुआ उस हीट के सिस्टम में दाखिल होने की वजह से। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइदर द हीट कैपेसिटी ऑफ आ बॉडी नार द स्पेसिफिक हीट ऑफ आ मटेरियल इज़ कांस्टेंट। ये किसी गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट नहीं होते, बल्कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, और वो पॉसिबल है कि टेम्परेचर के साथ साथ वो दूसरे वेरिएबल जिस तरह के प्रेशर वगैरह के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो इस हवाला से ये जो ऊपर हमने डेफिनेशन की है इक्वेशन नंबर 1 में, सी प्राइम इज़ इक्वल टू Q ओवर डेल्टा टी, या सी स्मॉल इज़ इक्वल टू Q कैपिटल ओवर M डेल्टा टी, तो ये जो करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज़ हैं, मसलन हीट कैपेसिटी है या स्पेसिफिक हीट है, ये एवरेज बिहेवियर या एवरेज वैल्यू दे देती है ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी। और इसी को अगर हम डिफ़ाइन करें इन द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस ज़ीरो, तो फिर स्पेसिफिक हीट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि हम डिफ़ाइन कर सकते हैं हीट, कि किसी बॉडी को हम कितनी हीट दें, कि उसके मास m को कितनी हीट दें, जो ये मटेरियल है उसको इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर होने के लिए कितनी हीट चाहिए, इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक चेंज होने के लिए। तो उसके लिए अगर हम उसको स्मॉल इंटरवल में चेंज कर लें, तो हर स्मॉल इंटरवल में डेल्टा n टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, और उस स्मॉल इंटरवल के अंदर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू Cn हो। n जो है ये इंटरवल का नंबर है, पहले इंटरवल में, दूसरे इंटरवल में, तीसरे इंटरवल में, एंड सो ऑन। तो फिर इस तरीके से जो टोटल हीट है n इज़ इक्वल टू 1 से लेकर के जितने भी आपने n कैपिटल इंटरवल किए हैं, सब के अंदर ये वाला जो प्रोडक्ट है MCn डेल्टा TN ये सम अप हो जाएगा। और अगर डिफरेंशियल फॉर्म आपको पता हो C की, यानी C की फंक्शनल फॉर्म आपको पता हो कि वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है स्पेसिफिक हीट, तो उस सूरत में ये इंटीग्रल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो, तो फिर उस सूरत में वही फार्मूला जो इंटीग्रल की फॉर्म में हमने लिखा है वो सिंपली हो जाएगा Q इज़ इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। उसने एक एग्जांपल दी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाटर की हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकती है। अब अगर सपोज़ करो हम वाटर ले लें और ये अंदाज़ा करना चाहें कि वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर के लिहाज से किस तरह चेंज होती है, तो उस सूरत में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये ऑलरेडी पता है, किताब वाले ने एग्जांपल कोट की है कि वो जो स्पेसिफिक हीट है वो तकरीबन 1% से भी लेस जो है वो चेंज होती है अगर हम वाटर का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री C से 100 डिग्री C तक ले जाएं। तो फिर इस सूरत में हमें इक्वेशन 4 की बजाय ये जो इक्वेशन है जिसमें हमने इंटीग्रेट करना है, उसकी बजाय हम सिंपली ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे जिसमें चेंज इन टेम्परेचर। आम तौर पे
एमसीक्यूज़ के लिए या जनरल जो आइडियाज़ हैं या जनरल नॉलेज है, ये ऐसा नॉलेज जिससे ये पता चले कि स्टूडेंट को किस तरह की फ़िज़िक्स आती है, तो उसमें आम तौर पे जनरल फार्मूले इस्तेमाल होने की कंडीशन ही स्पेसिफाई कर दी जाती हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रिसाइज़ होना चाहेंगे तो फिर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ट्रू अंडरस्टैंडिंग हो, आप ख़ुद से डिसीजन ले सकते हो चीज़ों के बारे में, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आगे हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें भी एमसीक्यू पॉइंट्स के हवाला से डिस्कशन हो सकती है। सबसे पहले हम समझ लें कि हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। जो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें हम ये देखते हैं कि बसा औक़ात अगर हम किसी सिस्टम में हीट दाखिल करें तो वो हीट उसमें दाखिल हो जाती है और उसका टेम्परेचर बढ़ने की बजाय उसका फ़ेज़ चेंज हो जाता है। जिस तरह आपको पता है कि अगर आप कोई बर्फ़ का टुकड़ा फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें आम रूम टेम्परेचर के ऊपर, आम इन्वायरमेंट के अंदर, तो हमें पता है हीट जो है वो ऑब्ज़ॉर्व करेगा वो सिस्टम। लेकिन अगर आप साथ में वहाँ पे थर्मामीटर भी लगा दें तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो पानी का जो टेम्परेचर है वो बर्फ़ वाला टेम्परेचर ही है, ना उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन बर्फ़ जो है वो पानी बनती जा रही है। उस सूरत में होगा ये कि जो हीट उसमें अब्ज़ॉर्ब होगी, वो हीट जो है वो जो फ़ेज़ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, तो वो हीट वहाँ पे जो अब्ज़ॉर्ब्ड हीट है यूटिलाइज़ हो जाती है। और इसी तरह से वेपोराइजेशन में भी आपको पता है कि अगर आप पानी को हीट करते जाएं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आप उसमें थर्मामीटर लगाए रखें तो टेम्परेचर और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बल्कि वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में जाना शुरू हो जाएगा। यानी उससे पानी को जो आप हीट देंगे वो उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी, बल्कि वो सिंपली वाटर लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज करने में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको बाज़ दफ़ा लेटेंट हीट भी कहते हैं। और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या लेटेंट हीट जो है उसके हवाला से ये एक फार्मूला है कि अगर आपके पास किसी भी सैंपल का m मास है और उसमें फ़ेज़ चेंज उसका होता है, तो कितनी हीट आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी उसका फ़ेज़ चेंज करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए फिर ये किया जाता है कि लेटेंट हीट जो है मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर वेपोराइजेशन हो रही है, इसी तरह अगर फ्यूजन हो रही है, फ्रीज़ होती है, यानी आपके पास जैसे ड्यूरिंग मेल्टिंग और फ्रीजिंग, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और वेपोराइजेशन को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि नॉलेज ऑफ हीट कैपेसिटी इन हीट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी कैन मेजर द हीट ट्रांसफ़र बाई डिटर्मिनिंग द टेम्परेचर चेंज ऑफ अ मटेरियल ऑफ नॉन हीट कैपेसिटी। यानी अगर हमें मटेरियल का पता है कि उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, तो फिर हम उसकी हीट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ द known heat of transformation converted from one phase to another. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये उसने एक एग्ज़ाम्पल कोट की है, लो टेम्परेचर सिस्टम इन्वॉल्विंग लिक्विड हीलियम at 4 Kelvin, the rate at which the helium gas boils
from the liquid gives a measure of the rate at which the heat enters the system. इसी तरह हीट कैपेसिटीज़ ऑफ सॉलिड्स हैं. सॉलिड्स में बाज़ दफ़ा मोलर हीट कैपेसिटीज़ की तज़किरा किया जाता है. तो उस सूरत में जैसे पहले हमने स्पेसिफ़िक हीट को डिफ़ाइन करते हुए टोटल जो हीट कैपेसिटी थी उसको टोटल मैस ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिवाइड कर दिया था. अब टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो वो मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी. स्पेसिफिक हीट के लिए वो लफ्ज़ यूज़ कर लेता है, स्पेशल टर्म यूज़ कर लेता है स्पेसिफिक हीट, और यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए मोलर हीट कैपेसिटी भी वो यूज़ कर लेते हैं. इसके यूनिट के ऊपर गौर कर लें कि जब हम मैस पे डिवाइड करेंगे तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन हो जाएगा, और अगर हम मोल्स के ऊपर डिवाइड करते हैं तो जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा. तो हीट कैपेसिटी के यूनिट्स इस हवाला से डिस्कस किए जाते हैं. ये एक नेक्स्ट पॉइंट है. डॉलिंग एंड पेटेट पॉइंटेड आउट दैट मोलर हीट कैपेसिटीज़ ऑफ एलिमेंटल सॉलिड, यानी ऐसे सॉलिड जो एलिमेंट्स हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस जैसे कार्बन है, उसके अलावा इनकी वैल्यू जो है वो बहुत क्लोज टू 25 जूल पर मोल पर केल्विन होती है. तो ये टेबल 1 के ऊपर ज़रा हम देख लें कि इसमें कुछ उसने एलिमेंटल सॉलिड्स जो हैं उनकी हीट कैपेसिटीज़ और मोलर हीट कैपेसिटीज़ बताई हुई हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर किलोग्राम ये है, और पर मोल जो है वो आप देखें 26.7 है, 24.8 है, 25.5 है, तो आलमोस्ट 25 जूल पर केल्विन पर मोल है, यानी 1 डिग्री से टेम्परेचर. लेकिन कार्बन की सूरत में यहाँ पर एक्सेप्शन है. कार्बन की 25 के बजाय 6.02 जूल पर मोल पर केल्विन है. तो इस तरह से MCQs के लिए कोई थोड़ा सा आपने थोड़ी सी बात ज़हन-नशीन रखनी है. नेक्स्ट एक्सेप्शंस भी हैं. डीलिंग एट पेटेट लॉ इसको कहते हैं. तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं. कुछ चीज़ें और भी हैं यहाँ पे डिस्कशन की, लेकिन हमें अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो स्टडी करना है. इस दौरान हीट कैपेसिटीज़ ऑफ एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस की हीट कैपेसिटी के बारे में भी उसने किताब वाले ने बात की है. हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं. इनके बारे में भी पूछा जा सकता है. कुछ जनरल फार्मूले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ. ये उसने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की है, और फिर कांस्टेंट प्रेशर की. तो कांस्टेंट वॉल्यूम में उसने कहा कि लेट्स फर्स्ट कंसीडर द केस इन विच द पिस्टन इज़ फिक्स्ड. कोई सिलेंडर उसने कंसिडर किया हुआ है, सो दैट द वॉल्यूम का गैस रिमेन्स कांस्टेंट, सो नो एक्सटर्नल वर्क इज डन. इन दिस केस ऑल हीट एनर्जी गोज इनटू इंटरनल एनर्जी. Q is equal to delta E internal. We let CV represents the molar heat capacity at constant volume. तो फिर उस सूरत में जो हीट है वो चूँकि वर्क डन नहीं हुआ, सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में. तो उस सूरत में मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला टोटल हीट डिवाइडेड बाई N डेल्टा Q है, और टोटल हीट डेल्टा E इंटरनल एनर्जी यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाई N डेल्टा
टी। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि अगर यानी एमसीक्यू पॉइंट के लिए ये फार्मूला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये उन जगहों पर इस्तेमाल होगा जहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको दी हुई है या आपने कैलकुलेट करनी है। इंटरनल एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स का आपस में रिलेशन है। फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, 1/2 NR डेल्टा टी। तो जब हम 1/2 NR डेल्टा टी यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 11 में, तो CV बराबर हो जाएगा 3/2 R। ठीक है, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये तमाम गैसेस के ये मोनोटॉमिक हैं उनके लिए कांस्टेंट निकल रही है, और वो है 3/2 टाइम्स ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये उसने कैलकुलेट किया है 12.5 जूल पर मोल पर केल्विन, यानी अगर मोनोटॉमिक आइडियल गैसेस है। इसी तरह से डाईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें डाईएटॉमिक के लिए 5/2 R आता है, और पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए CV इज़ इक्वल टू 3R आता है, जो कि 24.1 जूल पर मोल पर केल्विन बनता है। तो पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए ये वैल्यू डीलंग एंड पेटिट लॉ के मुताबिक है। उन्होंने भी ज़ाहिर है इसी तरीके से इसको कैलकुलेट किया होगा सारी 3 डायमेंशनल पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए।